देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रोबेल का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन। कौन से थिंकर पढ़ेंगे? फ्रोबेल। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रोबेल का जीवन परिचय। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रोबेल का जन्म 21 अप्रैल 1782 को जर्मनी के थुरियन वन के एक ओवरवीज गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में थुरियन वन के ओवरवीज गांव में हुआ था। फ्रोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अप्रैल 1782 ईस्वी में। ठीक है। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम आंगस्ट फ्रोबेल। पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विल्हेम आंगस्ट फ्रोबेल। ठीक है। ये जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और पेस्टालॉजी के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और किसके शिष्य थे? पेस्टालॉजी के शिष्य थे। इन्होंने किंडरगार्टन यानी बालवाड़ी की संकल्पना दी और उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया। शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। फ्रोबेल पहला शिक्षा शास्त्री था जिसने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही। ध्यान रखिएगा, फ्रोबेल पहले शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही। इसका कारण उसने यह बताया कि बालक खेल में अधिक रुचि लेता है। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि जो बालक है वो खेल में अधिक रुचि लेता है। फ्रोबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, इसलिए बालक को खेल द्वारा सिखाया जाना चाहिए। ताकि बालक को खेल द्वारा सिखाया जाना चाहिए ताकि बालक के व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि बालक की जो आत्मक्रिया है वो खेल के द्वारा विकसित होती है, इसलिए बालक को खेल के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बालक के व्यक्तित्व का जो विकास है वो स्वाभाविक ढंग से हो सके। ठीक है, क्लियर है? और महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, पेस्टालॉजी के शिष्य तो थे ही, कुछ और दार्शनिकों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रोबेल प्रारंभ से ही ईश्वरवादी थे। जो इनके घर का वातावरण था वो धर्म प्रधान था। ठीक, हालांकि जो इनके पिता थे वो गांव में ही पादरी थे और माता जो है सामान्य गृहिणी थी। जब ये केवल 9 माह के थे तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास के बाद इनके जो पिता थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, फ्रोबेल के पिता ने जैसे ही इनकी माता का देहांत होता है उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। इनके पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे और बी माता इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। मतलब जो सौतेली माँ थी वो फ्रोबेल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। अपने बचपन में ये उपेक्षित बालक इधर उधर घूमता रहता था, पर चूंकि घर का जो वातावरण था वो धर्म प्रधान था, इसलिए उस पर जो धार्मिक संस्कार हैं उसकी जो नींव है वो पड़ती गई। ठीक है, फ्रोबेल प्रारंभ से ही ईश्वरवादी थे। उस समय एक और जर्मनी में कांट, फिस्टे, हीगल, स्पिनोजा और डेकार्टे के दर्शन का बोलबाला था। ये सभी जिन दार्शनिकों का मैं नाम ले रहा हूँ, कांट हैं, फिस्टे हैं, हीगल हैं, स्पिनोजा हैं, डेकार्टे हैं, सभी आदर्शवादी दार्शनिक हैं। ठीक, डेकार्टे के दर्शन का बोलबाला था और दूसरी ओर वैज्ञानिक खोजें भी जो है चल रही थी और उनके भी निर्णय आ रहे थे। फ्रोबेल पर इन सब का प्रभाव पड़ा, परंतु इस क्षेत्र में इन्होंने जो भी सोचा और जिस आधार पर निर्णय लिया वो एकदम मौलिक है। फ्रोबेल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चिंतन किया वो इनका अपने आप में क्या है? अनूठा है, मौलिक है और इनकी अपनी दार्शनिक सोच है।
फ्रोबेल की अपनी दार्शनिक सोच है और उसी के आधार पर इन्होंने जो है अपने दर्शन की जो नींव है या ताना बाना उसको रखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रोबेल के दार्शनिक चिंतन की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। फ्रोबेल ने देखा कि सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपनी जात के रूप में विकसित होने की क्षमता है। फ्रोबेल ने देखा कि जितने भी जीव जंतु हैं एवं पेड़ पौधे हैं उनमें अपनी जाति के रूप में विकसित होने की क्षमता है। यह विकास वे किसके द्वारा करते हैं, इसके संबंध में वो सोचते सोचते इन्होंने इसका जो कारण पाया वो आत्म तत्व को पाया। ठीक है, इनकी दृष्टि से इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है और ईश्वर के विषय में इनका मत है कि यह अपने में पूर्ण है और सृष्टि के कण कण में समान रूप से व्याप्त है। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है वो क्या है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ठीक है, और इन्होंने जो है अनेकता में एकता की बात कही। मनुष्य को ये सृष्टि की श्रेष्ठतम कृति मानते थे क्योंकि यह अपनी मानसिक शक्तियों की श्रेष्ठता द्वारा इस एकता की अनुभूति कर सकता है। फ्रोबेल ये जानते थे कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो मानसिक शक्तियां हैं वो जो निहित हैं उसके कारण जो मनुष्य है वो एकता की अनुभूति कर सकता है। अब मनुष्य के जीवन को ये सप्रयोजन मानते थे और इनकी दृष्टि से आत्मज्ञान ही मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो फ्रोबेल क्या कहते थे कि जो मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इनकी ज्ञान मीमांसा की, फ्रोबेल के दार्शनिक चिंतन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। फ्रोबेल की दृष्टि से जो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु है वो विकासशील है। फ्रोबेल कहते हैं जो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु है वो विकासशील है और इस विकास की मूल शक्ति उसके अंदर स्थित है जो कुछ मूल सिद्धांतों के आधार पर विकास करती है। फ्रोबेल के अनुसार सृष्टि के जड़ पदार्थों एवं जीव जंतुओं के इस क्रमिक विकास को जानना ज्ञान है। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि जो ये सृष्टि है, ठीक है, सृष्टि में जो भी चीजें निहित हैं, पदार्थ हैं, जो जीव जंतु हैं, इनका जो एक क्रमिक विकास है उसको जानना ही क्या है, ईश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान बताया। फ्रोबेल के अनुसार मनुष्य किसी भी प्रकार का ज्ञान अपनी अंतः शक्तियों के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। फ्रोबेल ने स्पष्ट कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य को किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका माध्यम क्या होगा, उसकी अंतः शक्तियां, वो अपने अंतः शक्तियों के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ठीक, आगे देखिए फ्रोबेल के दार्शनिक चिंतन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। फ्रोबेल शाश्वत नैतिक नियमों एवं मूल्यों में विश्वास करते थे। किस तरह के नैतिक नियमों की बात करते हैं, शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या है, आवाज आ रही है, शाश्वत नियम कैसे होते हैं, शाश्वत, शाश्वत का यहाँ पर क्या तात्पर्य, आवाज आ रही है, जो हमेशा बना रहे सर, एक साथ जो हमेशा बना रहे। अच्छा, सर, और कोई सर बताएगा, जो नियम सत्य हो, जो जो नियम जो सत्य हो। चलिए पूजा कैंडपाल आप बताइए शाश्वत नैतिक नियम क्या है। पूजा कैंडपाल आवाज आ रही है,
आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। लाइट चली गई थी, इसलिए विश्वविद्यालय का जो वाईफाई था उसकी वजह से कनेक्टिविटी चली गई थी। अब फिर से हमने शुरुआत किया है। ठीक है, अब तो आवाज आ रही है ना सबको? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रोबेल की। अब फ्रोबेल के अंतर्गत हम लोगों ने बात की मूल्य एवं आचार मीमांसा की। यहां तक आपने सुना था? आचार एवं मूल्य यस मीमांसा हम सर। लोग शुरुआत कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे फ्रोबेल शाश्वत नैतिक नियमों एवं मूल्यों में विश्वास करते थे। मेरा प्रश्न था आपसे कि ये शाश्वत नियम क्या होते हैं? शाश्वत नियम क्या होते हैं? पूजा कैंडपाल। यस सर। शाश्वत नियम से क्या तात्पर्य? शाश्वत नियम से क्या तात्पर्य? सर, शाश्वत नियम। बताइए बताइए, सर मैं प्रयास श्योर करिए। नहीं हूँ उसके लिए। बताइए अच्छा, प्रयास करिए। अच्छा, चलिए कोई नहीं। चलिए कोई नहीं। कोई दूसरा विद्यार्थी बताए। कोई दूसरा विद्यार्थी बताए। सर जो प्लस हमेशा से एक से बने रहे, बदला न शाश्वत। सर नैतिकता। सर यूनिवर्सल ट्रुथ जिन्हें चेंज ना किया जा सके, ये सर गुड। ऐसे नियम मतलब जो बन गए हैं और उन्हें कोई बदल नहीं सकता। जी जी। हाँ, ऑल ट्रूथ तो मतलब जैसे जैसे सार्वभौमिक कोई रूप से सत्य जैसे हो। किसी व्यक्ति का जन्म, हाँ सर, जैसे किसी हाँ व्यक्ति हाँ, का जन्म बताओ। हुआ है तो उसकी मृत्यु होता है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म होता है, तो ये नियम सत्य है, इसको बदल नहीं सकते, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, गुड, एकदम सही बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी आपका ठीक है। तो जो यहाँ फ्रोबल कह रहे हैं शाश्वत नैतिक नियमों की, तो कुछ सार्वभौमिक नैतिक नियम है। जैसे आपने सत्यम शिवम सुंदरम सुना है? सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। ये क्या यस है? सर, यस सर। ये शाश्वत मूल्य है। ये जो है शाश्वत मूल्य है और ये सार्वभौमिक सत्य है, ऑल ट्रूथ है। ठीक है। तो इसी तरह से जो फ्रोबेल है वो शाश्वत नैतिक नियमों एवं मूल्यों में विश्वास करते थे, और इनकी दृष्टि से नैतिकता व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र सापेक्ष नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल कहते थे जो नैतिकता है वो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के सापेक्ष नहीं होती, देश काल सापेक्ष नहीं होती, यह ईश्वर द्वारा निश्चित होती है। फ्रोबेल क्या कहते हैं? यह ईश्वर के द्वारा निश्चित होती है, यानी शाश्वत होती है, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होती है। इनकी दृष्टि से सत्यम शिवम और सुंदरम शाश्वत मूल्य हैं। मनुष्य का आचरण इन्हीं आधार पर होना चाहिए। मतलब जो सत्यम शिवम सुंदरम है उनको अपने आचरण में लाना चाहिए या क्रियान्वयन करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है, आपका ज्ञान मीमांसा, एपिस्टिमोलॉजी, आचार एवं मूल्य मीमांसा, जियोलॉजी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे फ्रोबेल के शैक्षिक चिंतन की, एजुकेशनल थॉट ऑफ फ्रोबेल। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो है शिक्षा का संप्रत्यय देखते हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? फ्रोबेल ने देखा कि जो बीज है, बीज में संपूर्ण पौधा अथवा वृक्ष निहित है। उसमें पूर्ण पौधे अथवा वृक्ष के रूप में विकसित होने की क्षमता है। बस उसे आवश्यकता किसकी है? मिट्टी, हवा, जल एवं सूर्य के प्रकाश की। ठीक है। इन्होंने देखा, और यही बात संसार के सभी जीव जंतुओं एवं मनुष्यों पर लागू होती है। इनकी दृष्टि से मनुष्य की इन आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना अथवा उनका विकास करना ही शिक्षा है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को
बाहर की ओर विकसित करता है। क्या करता है? डेवलप करता है। उसके लिए जो वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है, या और जो आवश्यकता होती है, ठीक है, किस तरह से उनको एक नेचुरल वे पे स्वाभाविक विकास उनकी अंतर्निहित शक्तियों का किया जाए, ठीक, वही जो है शिक्षा है अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। फ्रोबेल सर्वेश्वरवादी थे। सर्वेश्वरवादी का क्या मतलब है? यानी जो ईश्वर है वो सर्वत्र व्याप्त है, यानी कण कण में व्याप्त है। ईश्वर क्या है? कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, ठीक है। अनेकता में एकता की बात करते हैं, ठीक है। मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है वो लक्ष्य है, आदर्श है। अब प्रश्न उठता है कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है नैतिक नियमों का पालन करने से। फ्रोबेल क्या कहते हैं कि ये सब चीजें कैसे होंगी? नैतिक नियमों का पालन करने से। सत्यम, शिवम और सुंदरम को ये नैतिक नियम मानते थे और बच्चों में प्रारंभ से ही इन नियमों के विकास पर बल देने की बात करते थे, ठीक है। आगे देखिए, इनका जो विश्वास था वो था कि जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए सामाजिक जीवन आवश्यक है। कैसा? सामाजिक जीवन। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक जीवन में कुशल बनाने पर भी ये आवश्यकता महसूस करते थे और साथ ही सत्य असत्य में भेद करने के लिए मनुष्य के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास को भी जरूरी मानते थे कि जो बालक है या मनुष्य है वो सत्य और असत्य में विभेद कर सके, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्मित किए। उसमें से इन्होंने जो उद्देश्यों को बनाया वो साध्य उद्देश्य, मतलब जिसको आपको प्राप्त करना है, ठीक है, जो आपका अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? साध्य उद्देश्य। दूसरे साधन उद्देश्यों की बात की। तो सबसे पहले साध्य उद्देश्य क्या है? साध्य उद्देश्य मनुष्य को अपने दैवीय स्वरूप यानी जो आत्मा उसके अंतर्गत निहित है, यानी संसार की जो आत्मिक एकता का ज्ञान है उसकी अनुभूति कराना, ठीक है, यानी जो आत्मज्ञान है उसको जो है जानना, ठीक। ये क्या है? साध्य उद्देश्य फ्रोबेल ने बताया। और साधन उद्देश्यों में इन्होंने बताया जिसके माध्यम से आप साध्य तक पहुंचेंगे। उसमें से पहला उद्देश्य बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना, दूसरा बच्चों का सामाजिक विकास करना, उन्हें समाज उपयोगी नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना। इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि जो बालक है उसका जो है सामाजिक विकास होना चाहिए और समाज के हिसाब से ही जो उसका आचरण है या व्यवहार है वो समाज की कसौटी में कसा जाना चाहिए, ठीक है। समाज के हिसाब से उसके जो आचरण है उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि अरस्तु ने भी ये बात कही थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में ही सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर आपको समाज में रहना है तो समाज के जो रीति रिवाज नियम कानून है उसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उससे हट के आप नहीं जा सकते हैं। तो फ्रोबेल भी यही कहते थे कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हमें जो है सामाजिक विकास करना है और जो समाज उपयोगी व्यवहार है या नैतिक व्यवहार है उस पे जो है हमें क्या करना है? बच्चों को प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट उद्देश्य देखिए, बच्चों को नैतिक नियमों की पालन की ओर प्रवृत्त करना। प्रवृत्त करना मतलब उन्मुख करना, अग्रसर करना, ठीक है, जिससे कि उनका चारित्रिक विकास किया जा सके। हमें ये ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं वो नैतिक नियमों का पालन करें, ठीक है, जिससे कि उनका चारित्रिक विकास किया जा सके। नेक्स्ट, बच्चों के दैवीय तत्वों का विकास करना, उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर प्रवृत्त करना। जो बालक है, बालक जैसे ही जन्म लेता है, जन्म से ही उसके अंदर बीज रूप में कुछ शक्तियां विद्यमान होती हैं, ठीक है, वो जैसे ही वातावरण के संपर्क में आती हैं तो उनका विकास होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो बालक के अंतर्गत निहित शक्तियां उनको एक स्वाभाविक विकास यानी नैसर्गिक डेवलपमेंट की ओर जो है हमें अग्रसर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये उद्देश्य थे। अब कल हम लोग बात करेंगे शिक्षा की पाठचर्या की, ठीक है, शिक्षण विधि की, ठीक है। आगे और भी जो शिक्षा के बिंदु हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। अब आप लोग बताइए, क्योंकि किसी को कुछ पूछना है?
यस सर। चलिए तो फिर आप लोग प्रेजेंटेशन की तैयारी करिएगा, ठीक है। बृहस्पतिवार को 10 बजे से प्रेजेंटेशन होगा आपका, बृहस्पति शुक्र शनि। और उसके बाद जो है इधर क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस चलती रहेंगी जब तक एक बार सिलेबस डिस्कस नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है। और उधर 3 दिन प्रेजेंटेशन, जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा पूरे हफ्ते प्रेजेंटेशन कराया जाएगा, ठीक है। सर रोल नंबर वाइज? रोल नंबर वाइज बेटा शिवा की। अभी हमने 5 बच्चों को बोला है तैयार होने के लिए, अदिति से लेकर जो क्रम है, अदिति है, आकांक्षा है, ठीक है, इसी क्रम में जिसका नाम है, जैसे अटेंडेंस बोलते हैं हम लोग, सबको पता है आप लोगों को, है ना। उसी हिसाब Yes, से आप sir. लोग तैयार रहिएगा, तैयारी बना लीजिए, ठीक है। उसके पहले ही पीपीटी चेक करवा लीजिएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने हमसे पीपीटी पहले चेक नहीं करवाई है, प्रेजेंटेशन के पहले उसकी पीपीटी चेक हो जानी चाहिए, ठीक है। आप पीपीटी पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, या मेल कर दीजिए, जो सुविधा आपको लगे, हम चेक करके आपको जो रिप्लाई कर देंगे। अगर कुछ सुधार करना है तो कर लीजिएगा। तो क्लास समाप्त किया जाए। सर आप अपनी ईमेल भेज दीजिएगा। ईमेल मैं ग्रुप में डाल दूं बेटा, जो ग्रुप जुड़ा है पेपर फर्स्ट का। जी सर जी उसमें सर। डाल दीजिए। तो सारे विद्यार्थियों के पास हो Yes, sir, जाएगी। सबको पता चल जाएगा। जी मैं अभी तुरंत डालता हूँ जैसे ही क्लास हो, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अभी हम तुरंत सेंड करते हैं, ठीक है। फिर ओके थैंक यू सर। ओके, जाइए आप लोग, जाइए क्लास पे।